हेलो एवरीवन, आई कुलदीप वेलकम यू ऑल टू टुडे सेशन ऑफ डेली न्यूज एनालिसिस, जहां पे हम दोनों न्यूज़पेपर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस को गो थ्रू करेंगे। जहां पे एनालिसिस रिक्वायर्ड होगा उसको भी हम डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का एनालिसिस इनिशिएट करते हैं। ओके तो पहला टॉपिक जो आप देख सकते हैं आपके बोर्ड के ऊपर पे, द फर्स्ट टॉपिक रिलेट्स टू योर जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है उसके कंटेक्स्ट के अंदर में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगले पूरे साल ये एसआईआर किसी ना किसी स्टेट्स में कंडक्ट होता रहेगा। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इस आपके एग्जाम के अंदर में, जब तक आपका एग्जाम हो तब तक भी इंपॉर्टेंट रहे और आपके एग्जाम में इसका क्वेश्चन आ सकता है। ओके तो यहां पे न्यूज का कंटेक्स्ट ये है कि भाई आपका जो ये एसआईआर चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, इसको इलेक्शन कमीशन ने इसकी डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, अब फॉर दोस्त जिनको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है क्लैट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सो लेट मी टेल यू कि आपसे कभी भी डेडलाइंस और ये सब डेट्स नहीं पूछी जाती हैं अनलेस बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो आप हमारा अगर ये न्यूज एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं, हम पे रिलाई कर रहे हैं, तो अगर हम आपको बोले कि भाई ये डेट्स आप कर लेना तो करना, अदरवाइज डेट्स और डेटा जो होता है उसको आप अवॉइड कर सकते हो। ओके तो यहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एसआईआर कंडक्ट करा रहा है हमारे 9 स्टेट्स और 3 यूटीज में। यानी अगर मैं कहूं तो 12 स्टेट्स और यूटीज के अंदर में इसको कंडक्ट किया जा रहा है। ओके 9 स्टेट्स और 3 यूटीज मतलब 12 स्टेट्स और यूटीज के अंदर में एसआईआर कंडक्ट किया जा रहा है। अब ये एसआईआर होता क्या है? तो एसआईआर स्टैंड्स फॉर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो यहां पे कोई चीज को वापस से रिवाइज किया जा रहा है और इंटेंसिवली एक्सरसाइज करी जा रही है और ऑब्वियसली एक स्पेशल एक्सरसाइज भी है। तो इसका कंटेक्स्ट आपको समझ में आना चाहिए कि भाई आपको अगर कोई इलेक्शन में बेसिकली वोटिंग करनी है तो वोट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो वोटर लिस्ट होती है, जिसको हम अदरवाइज इलेक्टोरल रोल्स कहते हैं, इलेक्टर का मतलब ही वोटर होता है, तो जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं उसके अंदर में आपका नाम होना चाहिए। बट यहां पे वोटिंग करने का जो राइट होता है वो सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को होता है और जो 18+ है उसी को ही होता है। तो यहां पे बहुत बार क्या हो जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका नाम उस लिस्ट में नहीं होना चाहिए, मतलब कि या तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है या फिर वो 18 से कम के हैं। एट द सेम टाइम रिवीजन के अंदर में ये कोशिश भी करी जाती है कि जो लोग अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं थे, फॉर एग्जांपल कि वो 18+ के नहीं थे, अब हो चुके हैं, या फिर वो पहले सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं थे अब सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो उनका नाम ऐड भी होना चाहिए। तो बहुत बार क्या होता है कि जब इस लिस्ट को बहुत टाइम तक अपडेट नहीं किया जाता है तो बहुत सारे ऐसे लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए उनका नाम ऐड हो जाता है। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग जिनका नाम वहां होना चाहिए उनका नाम नहीं होता है। तो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम ये इंटेंसिव रिविजन्स कराती रहती है। ओके और ये जो पर्टिकुलर पावर है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट प्रोवाइड करता है। और पावर क्या है कि आपका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, आपका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये कभी भी जब इसको मन लगे, जब इसको चाहे कि भाई हमें एक रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, वो कभी भी एक रिवीजन कंडक्ट करा सकता है। और उसी कंटेक्स्ट में पहले हमने इसी साल के अंदर में बिहार के अंदर में कंडक्ट कराया और जब बिहार के अंदर में इसका पॉजिटिव रिजल्ट दिखा कि यस, इससे बहुत सारे आपके इनएलिजिबल लोगों का नाम रिमूव करा गया और बहुत सारे आपके एलिजिबल लोगों का नाम इंट्रोड्यूस करा गया है, तो ईसीआई ने डिसाइड करा कि अब ये जो पर्टिकुलर एसआईआर एक्सरसाइज है ये सारे स्टेट्स और यूटीज में फेज मैनर में करेगा। तो इसके एसआईआर 2.0 के अंदर में सेकंड फेज के अंदर में यहां पे 12 स्टेट्स और यूटीज के अंदर में इसको कंडक्ट कराया गया है। ओके तो यहां पे कुछ 12 स्टेट्स को 12 जो पर्टिकुलर है उसको दिसंबर 11 तक का टाइम मिला था और अब बाकी के जो हैं उनको दिसंबर 16 के आगे भी बियॉन्ड भी टाइम दिया जाएगा। ओके एक्सटेंशन क्यों किया जा रहा है? तो देखिए इसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं आपके बूथ लेवल एजेंट्स या बीएलओ भी बोल सकते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स। ओके वो इसको कंडक्ट करा रहे हैं एंड दे हैव रेज दिस कंसर्न कि इतनी जल्दी इसको स्पीड में कर पाना पॉसिबल नहीं है एंड दे आर डिमांडिंग मोर टाइम टू कंडक्ट दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। तो इस बेसिस के ऊपर पे क्या करा गया है कि जिन स्टेट्स के अंदर में अभी तक डिले चल रहा था उनको अभी और टाइम प्रोवाइड करा जा रहा है इसके अंदर। ठीक है तो ये पर्टिकुलर आपका फर्स्ट न्यूज था कि भाई आपका जो एसआईआर है उसको यहां पे एक्सटेंड करने की बात चल रही है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग आया है विथ रिगार्ड टू नार्को एनालिसिस टेस्ट। तो जो ये नार्को टेस्ट होता है इसी को हम नार्को एनालिसिस या नार्को टेस्ट भी बोलते हैं। तो पहले तो आप ये समझिए कि नार्को टेस्ट क्या होता है। तो नार्को टेस्ट होता है जिसके अंदर में जो पर्टिकुलर पर्सन है जिसके ऊपर पे टेस्ट किया जा रहा है उसको कोई नार्कोटिक सब्सटेंस दिया जाता है, उसको कोई नार्कोटिक सब्सटेंस दिया जाता है जिससे वो एक सबकॉन्शियस स्टेट में आ जाए। ओके एक सबकॉन्शियस स्टेट में आ जाए मतलब दैट पर्सन इज नॉट फुली कॉन्शियस।
और उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में उससे फिर कुछ पर्टिकुलर सवाल पूछे जाते हैं जो लेट से किसी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो लेट से अगर किसी ने कोई सीरियस ऑफेंस करा है या लेट से कोई ड्रग्स का ही कोई काम करता है और उस पर ड्रग ही टेस्ट किया जा रहा है, कोई ड्रग्स का काम करता है और उससे कोई इंफॉर्मेशन निकालनी है कि सो दैट उसको सबकॉन्शियस माइंड में रखा जाए और उसके बाद में जो लोकेशन है या जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली जा सके, तो उसके लिए नार्को टेस्ट जो होता है वो कंडक्ट किया जा सकता है। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने नार्को टेस्ट को लेके क्या कहा है। तो इसका कंटेक्स्ट ये है कि पटना हाईकोर्ट ने केस के अंदर में अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस के अंदर में जो इनवॉलेंट्री नार्को टेस्ट था उसके ऊपर पे ऑर्डर दिया है और उसने पटना हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया है। अब यहां पे अगर नार्को एनालिसिस टेस्ट करा जा रहा है जिससे हमें कोई क्राइम को सॉल्व करने में हेल्प मिल सकती है, तो उसको रिमूव करने की क्या रिक्वायरमेंट है। तो चलिए इस चीज को भी समझते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस को आप अच्छे से समझ लीजिए, जो है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर में कहा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 20 क्लॉज 3 क्या कहता है कि एवरीवन हैज अ फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या है? सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब है कि आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हो अपने अगेंस्ट में ही बयान देने के लिए, खुद के अगेंस्ट में कोई भी विटनेस नहीं हो सकता है। और उसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी स्टेट ऑफ कर्नाटक में कहा कि जो इस टाइप के टेस्ट होते हैं जैसे कि आपके लाई डिटेक्टर टेस्ट हो गया, जैसे आपका नार्को एनालिसिस टेस्ट हो गया, और जैसे कि आपका ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो गया, तो ये जो पर्टिकुलर टेस्ट हैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर में इन टेस्ट को हम एज एन एविडेंस एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और एविडेंस में एक्सेप्ट करने का जो रीजन दिया कोर्ट ने वो बहुत ही ज्यादा जेन्युइन है, बहुत ही ज्यादा साउंड उनका आर्ग्यूमेंट है। और वो ये है, क्या हम ये कह सकते हैं साइंटिफिकली कि जो इनका रिजल्ट है क्या वो 100% फुल प्रूफ है। ओके, तो यहां पे कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो पर्टिकुलर टेस्ट आप यहां पे बता रहे हो कि इसके बेसिस पे हम किसी को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, जो भी इसके अंदर में रिप्लाईज आते हैं, आंसर्स आते हैं, क्या आप उनको 100% फुल प्रूफ बता सकते हो क्या? तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये 100% फुल प्रूफ ही नहीं है, तो यहां पे आप इनको वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री कंडक्ट नहीं करा सकते हो। और अगर कराए भी जाते हैं तो इसका जो पर्टिकुलर रिजल्ट होगा, इसका जो पर्टिकुलर आउटकम होगा, वो आपका कोर्ट में एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। ओके, तो कोर्ट ने क्या बोला कि जो भी पर्टिकुलर आपके टेस्ट होते हैं ये वाले, ये नॉन एडमिसेबल होते हैं इसके इन द कोर्ट। और कोर्ट ने लेकिन यहां पे क्या बोला कि आप इन्वेस्टिगेशन के लिए इनको यूटिलाइज कर सकते हो, बट वो तभी हो सकता है जब आप यहां पे इसको वॉलेंट्री करवाओ। यानी कि जो आपके ये लाई डिटेक्टर टेस्ट है, नार्को एनालिसिस टेस्ट है या ब्रेन मैपिंग टेस्ट है, ये वॉलेंट्री ही अलाउ किए जा सकते हैं। ओके, और दूसरा, इसके लिए आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, तो जो अभी आपका पर्टिकुलर ये केस है हाई कोर्ट वाला, इसमें ऑब्वियसली कोर्ट ने परमिशन दी है, बट प्रॉब्लम क्या है, यहां पे इनवॉलेंट्रीली नार्को टेस्ट कंडक्ट कराया गया। तो क्वेश्चन ये हुआ इस केस के अंदर में कि क्या इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए हम यहां पे इनवॉलेंट्री भी क्या नार्को टेस्ट कर सकते हैं? तो कोर्ट ने यहां पे क्लियर कर दिया कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 बिल्कुल क्लियरली कहता है कि आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हो, टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। You can't someone to be forcefully, you can't force someone to be a witness against himself, because अगर आप किसी पे फोर्स रखाते हो तो हो सकता है कि जो उसका आउटकम निकल के आए उसके अंदर में जो वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स दे रहा है उनको रिलाई नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि प्रेशर के अंदर में वो ये एक्सेप्ट कर ले कि यस उसने क्राइम कंडक्ट किया है, वो इतना ज्यादा एंशियस या नर्वस हो जाए कि वो एक्सेप्ट कर ले जस्ट टू बेसिकली एंड दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। तो इसलिए जो इस टाइप के आपके पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। बट एट द सेम टाइम कुछ और टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपका डीएनए टेस्ट है या फिर आपका ब्लड टेस्ट है। कोर्ट ने यह भी क्लियर करा है कि अगर इनको फोर्सफुली भी किया जाता है, अगर डीएनए टेस्ट या ब्लड टेस्ट इनवॉलेंट्री करा जाता है, कोर्ट के ऑर्डर के बाद किया जाता है, तो ये ऑब्वियसली एक्सेप्टेबल होते हैं एज एन एविडेंस।
और उसका रीजन ये है कि मैं जिस पर्सन का ये डीएनए टेस्ट कर रहा हूं, ब्लड टेस्ट कर रहा हूं, उस पे मैं कितना ही फोर्स लगा लूं, उसको मैं कितना ही वहां पे कोर्स कर लूं, फिर भी इन टेस्ट का जो रिजल्ट है वो चेंज नहीं होगा। डीएनए टेस्ट या ब्लड टेस्ट का रिजल्ट चेंज नहीं हो जाएगा अगर कोर्स भी किया जाता है। तो अगर मैं इनको फोर्सफुली भी कंडक्ट कराता हूं तो ये फिर भी एक्सेप्टेबल एज एविडेंस है। ओके तो आपको यहां पे समझना क्या था, और ये आपके लीगल के लिए, जीके के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली लीगल रीजनिंग के लिए। ओके कि आपका जो नार्को टेस्ट होता है, आपका जो लाइट डिटेक्टर टेस्ट होता है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है, ये आपके वैलिड नहीं होते हैं एज एविडेंस। दूसरी चीज, इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए भी आप इनवॉलेंटरली इनको कंडक्ट नहीं करा सकते हो। इसमें पहली कंडीशन है इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए भी कि ये वॉलेंटरली कंडक्ट होने चाहिए, और सेकंड है कोर्ट के परमिशन के बाद होने चाहिए, यानी कि इनवॉलेंटरी टेस्ट तो कंडक्ट करा ही नहीं जा सकते हैं। ओके और दूसरे साइड आपके जो ये टाइप के टेस्ट हैं, डीएनए है, फिंगरप्रिंट टेस्ट है, ब्लड टेस्ट हैं, जो बेसिकली आपके फोर्स लगने पे या कोर्जन के बाद भी चेंज नहीं होते हैं, ये वाले जो पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं ये आपके एक्सेप्टेबल होते हैं। ओके तो ये पर्टिकुलर हो जाएगा आपके विथ रिगार्ड टू सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन नार्को टेस्ट। अब यहां पे कुछ और भी डेटा आपके सामने में है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो कि भाई ये जो पर्टिकुलर कौन सा वो आपका सब्सटेंस है जो नार्को टेस्ट में किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आई वुड से कि आपका एक वन लाइनर प्रिपेयर होना है यहां पे। तो सोडियम पेंटोथैल जो होता है आपका, दिस इज द सब्सटेंस सोडियम पेंटोथैल जो आपका यूज किया जाता है नार्को एनालिसिस के अंदर में। ओके उससे क्या होता है कि इनहिबिशन, जो उसको डर होता है कि उसको जो थोड़ी बहुत हिचकिचाहट होती है आंसर देने में, उसको वो रिड्यूस करता है, वो थोड़ा सा फ्री हो जाता है, और फ्री होने के बाद में बहुत बार जो फैक्ट्स उसने छुपा रखे हैं उनको वो बेसिकली डिस्क्लोज कर सकता है, रिवील कर सकता है। तो इसके लिए करा जाता है, और ये ऑब्वियसली नॉन वायलेंट इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक के अंदर में आती है, बट स्टिल कोर्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, बिकॉज इनको हम 100% फुल प्रूफ ट्रस्ट नहीं कर सकते। ओके तो यहां पे नार्को टेस्ट जो है क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? एक तो 20 क्लॉज 3 आपका राइट अगेंस्ट सेल्फ इंफॉर्मेशन देता है। दूसरा, जो पर्सन का राइट टू लाइफ और प्राइवेसी होता है, पर्सनल लिबर्टी होता है, उसका भी ये वायलेशन माना जाता है कि जब किसी पर्सन को आप फोर्सफुली इस तरीके से नार्को टेस्ट करते हो तो उसकी जो पर्टिकुलर प्राइवेसी है, बॉडीली उसकी जो ऑटोनॉमी है, उसको भी आप यहां पे बेसिकली वायलेट कर रहे हो। इस वजह से कोर्ट ने क्या बोला कि ये बिकॉज आपका दोनों को वायलेट करता है तो ये अलाउ नहीं होगा। इसके अलावा यहां पे एक और आपके लिए एडिशन है, आपने अगर कहीं पे पढ़ें कि आपसे कोई क्वेश्चन आ जाए डायरेक्टली कि भाई आपके गोल्डन ट्रायंगल ऑफ राइट्स कौन सा होता है, तो 3 आर्टिकल्स को मिला के हम गोल्डन ट्रायंगल ऑफ राइट्स बोलते हैं, और वो आपके हैं आर्टिकल 14, 19 और 21। 14, 19 और 21, और इनको गोल्डन ट्रायंगल ऑफ राइट्स क्यों कहा जाता है? तो इसका सबसे बेसिक रीजन या सिंपल रीजन ये है कि ये जो आपका गोल्डन ट्रायंगल है, ये जो गोल्डन ट्रायंगल है, इसमें जो 3 आर्टिकल्स आते हैं आपके, ये तीनों आर्टिकल्स 14, 19 और 21 जो हैं आपके, इनसे सारे के सारे फंडामेंटल्स डिराइव करे जा सकते हैं। तो जब भी हम क्लास के अंदर में इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो यू वुड सी कि अगर मैं सिर्फ 14, 19, 21 ही मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में रखता तो बाकी के जो आर्टिकल 15 है, 16 है, आपके 20 है, 21 है, 25 है, 28 है, ये सारे के सारे डिराइव करे जा सकते हैं फ्रॉम दीज बेसिक आर्टिकल्स ओनली। ओके तो यहां पे अगर आप इस पर्टिकुलर हैंडआउट को देखोगे तो यू कैन सी हियर कि सेल्वी वर्स स्टेट ऑफ कर्नाटका यहां पे एक्सप्लेन्ड है। तो जस्ट पॉज द वीडियो एंड जस्ट टेक अ लुक एट इट, इसको एक बार रीड कर लीजिए, सो यू वुड अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आपके कोर्ट ने इन चीज को अलाउ किया है या नहीं किया है। ओके नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 6 कोची मुजिरस बाइनियल। तो बाइनियल होता है बेसिकली कि या तो आपका 6 महीने में 2 बार हो जाए, मतलब हर 6 मंथ्स में हो रहा है, या फिर आपका 2 साल में 1 बार होता है। तो यहां पे आपका ये एक पर्टिकुलर प्रोग्राम होता है जो कोची के अंदर में आता है, मुजिरिस, कोची मुजिरिस के अंदर में आपका ये पर्टिकुलर प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है। तो उसका 6 सेशन है। ओके 6 सेशन है। तो ये एक वन लाइनर न्यूज थी, व्हाई आई एम एडिंग इट, बिकॉज बहुत बार आपके एलेट के अंदर में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये जो कोची मुजिरिस बाइनियल होता है, जो इंडिया का लार्जेस्ट कंटेम्प्रेरी आर्ट फेस्टिवल है, कंटेम्प्रेरी आर्ट मतलब जो आपकी मॉडर्न आर्ट है, आज के टाइम में जो नई आर्ट क्रिएट हो रही है उसको बेसिकली यहां पे शोकेस किया जाता है, और ये इंडिया का लार्जेस्ट कंटेम्प्रेरी आर्ट फेस्टिवल है जो कोची के अंदर में, केरला के अंदर में आपका बेसिकली कंडक्ट किया जाता है। थीम क्या इस बार की? थीम है इस बार की फॉर द टाइम बिंग।
ओके और ऑर्गेनाइज कौन करता है? कोची बाइनियल फाउंडेशन। तो थोड़ा बहुत भी आपको याद होता है, एक जगह आपने कहीं नोट बना लिया वन लाइनर का, तो आपके लिए हमेशा के लिए वन लाइनर हेल्पफुल रहता है, तो इसको भी आप कहीं नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, एक और हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज आई है। द न्यूज बिंग कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने पहले बात कर रहे थे कि वो एक गोल्ड कार्ड इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसके अंदर में जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं वर्ल्ड के, वो यूएस के अंदर में आके, यूएस में अंदर आके यहां पे ये वीजा ले सकते हैं, जिससे उनको डायरेक्ट पाथवे मिल जाता है फॉर यूएस सिटीजनशिप। तो इंडियंस को, चाइनीज को दे डोंट वांट कि वो वहां पे आए, बट इसमें जो यहाँ के अमीर लोग हैं वो वहां पे पैसा दें और वो वहां पे आके सीधे सीधे यूएस के सिटीजन बन सकते हैं। तो अदरवाइज जिस कंट्री के अंदर में एंट्री पाना भी बहुत मुश्किल होता है, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है कि आप पैसे दीजिए और पैसे के बदले में आप यूएस में आके रह सकते हैं। ओके तो हाई वैल्यू इमिग्रेंट जो है उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये यूएस का गोल्डन वीजा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ओके तो इसका नाम क्या रखा है? तो डोनाल्ड ट्रंप की एक आदत है, जो भी पर्टिकुलर वो प्रोग्राम लॉन्च करते हैं उसमें अपना नाम इन्हें ऐड करना है। जैसे कि अगर मैं यहां पे लिखूं ट्रिप, सो कैन एनीवन टेल मी कि ये ट्रिप क्या है? तो ट्राई टू फाइंड आउट कि ये TRIPP क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर न्यूज टॉपिक है आपका अगले साल के लिए भी, बिकॉज इस साल के एग्जाम में अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं है। ओके तो यहां पे आपको इमिग्रेशन वीजा ऑफरिंग है, जिसमें रेसिडेंसी मिल जाएगी और पॉसिबली आपका जो पर्टिकुलर सिटीजनशिप का पाथवे है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसकी पर्टिकुलर कॉस्ट क्या है? तो इसकी कॉस्ट है करीब करीब $1 मिलियन। तो अगर एक इंडिविजुअल वहां पे जाना चाहता है तो पर इंडिविजुअल एप्लीकेंट आपको $1 मिलियन है। तो आप अगर फैमिली के साथ जाना चाहते हो तो पर पर्सन आप $1 मिलियन देकर आप यूएस के अंदर में रेसिडेंसी ला सकते हो, परमानेंट रेसिडेंसी हो जाएगी आपकी। एंड विद टाइम अगर आप बाकी की रिक्वायरमेंट्स फुल कर दोगे तो आपको वहां पे परमानेंट सिटीजन भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एट द सेम टाइम अगर आप अपनी वहां कंपनी सेटअप करना चाहते हो, तो अगर आप पूरा कॉर्पोरेट सेटअप लेके जाना चाहते हो तो आपको अपनी कॉर्पोरेट के लिए $2 मिलियन देना पड़ेगा। ओके तो इससे क्या है बेसिकली कि आप जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो सीधे ही आके आपकी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, ओके और लेट्स से जो पर्टिकुलर वहां की मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, जो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का वोट बैंक भी है, उनकी आप जॉब्स भी नहीं खाओगे, उल्टा आप एक जॉब प्रोवाइडर बनोगे। तो इनडायरेक्टली इस तरीके से इनको हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करी गई है। ओके तो यहां पे इज इट द ओनली प्रोग्राम जिस तरह से रन करा जा रहा है, और क्या सिर्फ यूएस ही ऐसा रन करता है? तो इसी टाइप के सिमिलर प्रोग्राम्स बहुत सारे कंट्रीज करते हैं। जैसे यूएस ने भी पहले से EB-5 इन्वेस्टर वीजा करा हुआ है, जहां से आपको ये पाथवे तो ग्रीन कार्ड मिल जाता है। ग्रीन कार्ड सिर्फ इसलिए कहा जाता है, इट्स बेसिकली अ वीजा। ग्रीन कार्ड इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये ग्रीन कलर का पर्टिकुलर कार्ड होता है। बट ग्रीन कार्ड क्या होता है? इट इज नॉट सिटीजनशिप। ओके बहुत बार कई जगहों पे आप पढ़ोगे कि सिटीजनशिप का है, ये होता है परमानेंट रेसिडेंसी का, which means you can reside in the US. It simply means that only कि परमानेंट रेसिडेंसी का मतलब है कि आप यूएस के अंदर में आके रिसाइड कर सकते हो और आपको रिमूव नहीं किया जाएगा। बट यस यू आर नॉट ए सिटीजन, आप सिटीजन नहीं हो, ये चीज ध्यान रखना, सिटीजनशिप नहीं है। और मेन डिफरेंस क्या होता है? जो परमानेंट रेसिडेंट्स होते हैं उनके पास में पॉलिटिकल सिविल राइट्स नहीं होते हैं, एक सिटीजन के पास में पॉलिटिकल और सिविल राइट्स होते हैं। ओके इसका मतलब ये है पॉलिटिकल सिविल राइट्स में क्या हो गया, जैसे आपका वोटिंग का राइट है, टू आपका इलेक्शन कंटेस्ट करने का राइट है, पब्लिक ऑफिस होल्ड करने का राइट है, गवर्नमेंट जॉब्स करने का राइट है, ये सब क्या होते हैं? पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। सिविल राइट्स क्या होते हैं? जैसे कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, टू फॉर्म एन एसोसिएशन जो है, ये सब क्या है? आपके सिविल राइट्स हैं। तो ये जो पर्टिकुलर राइट्स हैं ये सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल होते हैं, बट यहाँ पे आपको परमानेंट रेसिडेंसी मिली है, यानी आप चाहो तो बिजनेस जरूर कंडक्ट कर सकते हो। ओके इसके अलावा एक इसका 0 to 1 वीजा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी का भी प्रोग्राम है, जिसमें इंडिविजुअल जिनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटी है, जैसे कि कोई नोबेल प्राइज लेवल का कोई अगर वहां पे काम कर सकता है, तो अंडर दिस पर्टिकुलर लॉ उनको ये सब भी अवेलेबल हो सकता है। इसके अलावा सिमिलर गोल्डन वीजा प्रोग्राम जो है, सिमिलर जो गोल्डन वीजा प्रोग्राम है, ये और कौन कौन सी कंट्रीज करती हैं? ओके सो यूएस तो है ही, इसके अलावा आपका यूके के पास में भी ऐसा प्रोग्राम है जिसमें इनोवेटर फाउंडर वीजा मिलता है, तो ये सब परमानेंट रेसिडेंसी का है। देन कनाडा के अंदर में स्टार्टअप वीजा मिलता है, अगर आप स्टार्टअप स्टार्ट करते हो कनाडा में, जो इन्वेस्टर्स उस इसमें पैसा लगा रखे हैं, तो वहां पर भी आपको गोल्डन वीजा प्रोग्राम के अंदर में आप कनाडा शिफ्ट हो सकते हो। पोर्चुगल एक गोल्डन वीजा देता है जो टेम्पररी रेसिडेंसी देता है, जिसके बाद आप सिटीजनशिप वहां की ले सकते हो। स्पेन का भी एक पर्टिकुलर गोल्डन वीजा है, प्रोवाइडेड आप वहां पे रियल स्टेट के अंदर में वहां पे कुछ इन्वेस्टमेंट करिए तो रेसिडेंसी
मिलती है फॉर इन्वेस्टर्स एंड फैमिलीज, फ्यूचर में आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया का भी एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर वीजा है, जिसमें आप अगर 5 मिलियन AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट अगर वहां करते हो तो आपको 4 से 5 साल के बाद परमानेंट रेसिडेंसी मिलती है, एंड उसके बाद में आप कंटिन्यू करो तो सिटीजनशिप मिल जाएगी। देन यूएई के अंदर में आपका 10 ईयर का गोल्डन वीजा है, जो इन्वेस्टर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के लिए मिलता है। सिमिलरली सिंगापुर इज अनदर कंट्री जिसके पास में भी एक ग्लोबल इन्वेस्टर प्रोग्राम है, जिसके अंदर में जो हाई नेट वर्थ के इंडिविजुअल्स हैं दे कैन डायरेक्टली गेट सिंगापुर की पर्टिकुलर रेसिडेंसी, एंड फ्यूचर के अंदर में आई वुड से कि आपको वहां पे पर्टिकुलर सिटीजनशिप भी मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपकी, मेक्सिको जो है उसने बेसिकली डिसाइड करा है कि जस्ट लाइक यूएस, वो भी जिन कंट्री के साथ उसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है उनके साथ में उनके ऊपर पे वो टैरिफ इंपोज करेगा, और ये टैरिफ 5% से 50% तक भी हो सकता है। अब इंटरेस्टिंगली या सैडली इंडिया ने भी अभी तक मैक्सिको के साथ में कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं करा है। इंडिया और मैक्सिको के बीच में FTA नहीं है, तो इंडिया की जो पर्टिकुलर कंपनीज हैं, इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं, उनके ऊपर पे भी 50% तक का टैरिफ लगेगा। और इसमें से कौन सा सेक्टर है वो जिस पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट आने वाला है, तो वो है इंडिया का ऑटो सेक्टर। और ये रीजन क्या है, ऑटो सेक्टर क्यों इतना इंपैक्ट हो रहा है? बिकॉज मैक्सिको जो है वो इंडिया के ऑटो मेकर्स का सबसे बड़े पर्टिकुलर मार्केट में से एक है। अगर मैं आपको एक एस्टिमेट दूं तो अराउंड 10% जो हमारे यहाँ पे से जो कार एक्सपोर्ट्स होती हैं, बाइक्स एक्सपोर्ट्स होती हैं, उसका 10% मैक्सिको में आपका एक्सपोर्ट होता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा यहाँ पे इशू होने वाला है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि अगर इतना हाई हमारे ऊपर पे टैरिफ लगेगा तो हमारे जो ऑटो मेकर्स हैं उनकी जो कार्स हैं वो वहां पे जाके इनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगी, ओके, कंपीट करने लायक नहीं बचेंगी। तो इट्स अ बिग डील फॉर इंडिया। ओके, तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि क्यों इंडिया जो है उसको ये वरी समय इंडिया के ऑटो मेकर्स के लिए, नॉट जस्ट फॉर ऑटो मेकर्स। मैक्सिको जो है इंडिया से राइस भी इंपोर्ट करता है, बट राइस की तो देखिए इतनी वैल्यू नहीं है जितनी वैल्यू आपके कार की या उसकी होती है। तो यहां पे एक बड़ा लॉस हो सकता है। जैसे यहां पे दे रखा है कि करीब करीब हम $5.7 बिलियन वर्थ का पर्टिकुलर गुड्स का वहां पे एक्सपोर्ट करते हैं, जो वैसे तो 1.3% ही है, बट इट्स अ लार्ज अमाउंट अगर हम एक पर्टिकुलर सेक्टर को देखें। ओके, इसलिए वी नीड कि हम फटाफट से या तो मैक्सिको के साथ में FTA को फाइनलाइज करें या फिर उनके ऊपर पे कुछ रेसिप्रोकल टैरिफ्स करें, सो दैट हमारे भी जो पर्टिकुलर इंपोर्ट्स है मैक्सिको से उन पे हम कुछ चेंजेस कर सकें। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, लाइक वी डू ऑलवेज कि हम सिर्फ हिंदू की न्यूज़ नहीं देखते, इंडियन एक्सप्रेस की भी देखते हैं। उससे फायदा ये होता है कि कोई भी बहुत अच्छा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो दूसरे न्यूज़पेपर में आया और फर्स्ट में उस तरीके से कवर नहीं है, वो यहाँ से भी कवर हो जाता है। तो यहाँ पे एक जो बड़ी न्यूज़ आई है ट्रेड सेक्टर में, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर में, इट इज़ कि आपका जो पर्टिकुलर चाइना है, जो अभी वर्ल्ड की फैक्ट्री बना हुआ है, उसका जो ट्रेड सरप्लस है वो 1 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है। अब आप यहां पे समझिए इस चीज को, इंडिया की टोटल इकोनॉमी की साइज जो है वो 4 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन है, 4 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन है। और यहां पे जो पर्टिकुलर चाइना है, इसका 1 ट्रिलियन का तो ट्रेड सरप्लस है। मतलब कि चाइना जो एक्सपोर्ट करता है एज कंपेयर टू इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से जो उसके पास में एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, दैट इज $1 ट्रिलियन। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना के पास में कितना सारा ट्रेड में उसके पास में ट्रेड में उसका कितना ज्यादा डोमिनेंस है। ओके, और यहां पे ऑब्वियसली इंडिया के साथ चाइना के रिलेशंस अच्छे नहीं है इतने, तो इंडिया जो है उसके लिए भी ये कोई आसान चीज नहीं, कोई छोटी बात नहीं है कि उसका जो सबसे बड़ा भी पर्टिकुलर डेंजर है, उसके लिए जो सबसे बड़ा एनिमी है उसके नेबरिंग कंट्री का, उसके पास में $1 ट्रिलियन का सरप्लस है। और ऐसा क्यों है? तो मान लेते हैं कल अगर इंडिया चाइना वॉर होता है, तो अगर वेस्टर्न कंट्रीज या जिन कंट्रीज को चाइना एक्सपोर्ट करता है वो शायद उस तरीके से हमारे फेवर में नहीं स्टैंड हो सकते हैं जैसा तब होता अगर चाइना पे वो कंट्रीज डिपेंडेंट नहीं होते। बिकॉज इट इज नॉट जस्ट इंडिया और इट इज नॉट जस्ट सम स्मॉल कंट्रीज लाइक पाकिस्तान और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी कंट्रीज हैं, वर्ल्ड की जो पावरफुल कंट्रीज हैं, लाइक US, लाइक रशिया, लाइक योर यूरोप, पूरा यूरोप, योर अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एवरी कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन द चाइनीज एक्सपोर्ट्स। ओके, तो शायद अगर आगे कुछ होता है तो इंडिया के लिए चाइना को काउंटर कर पाना, इंटरनेशनली साइडलाइन कर पाना, इट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ओके, एनीवे, तो यहां पे $1 ट्रिलियन का सरप्लस हुआ है। तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग?
चलिए रीजन तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, बट पहले यहां पे आप एक और चीज समझिए कि चाइना के लिए ये इतनी बड़ी न्यूज क्यों है, क्योंकि जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने चाइना के एक्सपोर्ट के ऊपर पे, चाइना के एक्सपोर्ट्स के ऊपर पे भी आपका पर्टिकुलर टैरिफ्स लगा रखा है। लेकिन यहां पे चाहे उसका एक्सपोर्ट टू यूएस कम हुआ हो, बट एट द सेम टाइम बाकी कंट्रीज जो हैं उनके ऊपर में एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुआ है, और एक्सपोर्ट्स इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है बाकी कंट्रीज का, जो बहुत बड़ा परसेंटेज एक्सपोर्ट्स का वो सिर्फ चाइना से आता है। तो अगर कुछ और चाइना के अंदर में कुछ भी पर्टिकुलर शॉक आता है तो उससे ग्लोबल कंसर्न्स रेज हो सकते हैं। वाई? फॉर एग्जाम्पल कंट्रीज लाइक इंडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया एंड सेवरल अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वो अब करीब करीब टोटली डिपेंडेंट हो चुकी हैं ऑन चाइनाज एक्सपोर्ट। ओके, और अगर यहां पे कोई भी डिस्ट्रप्शन होता है, चाइना का जो पर्टिकुलर एक्सपोर्ट है उसमें कुछ भी पर्टिकुलर इशू रेस होता है, तो फिर इन कंट्रीज के मार्केट्स में डायरेक्टली इफेक्ट होगा। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना का स्टेबल होना इन कंट्रीज के लिए भी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। ओके, लेकिन अगर मैं आपसे यहां पे बताऊं कि फैक्टर्स क्या हैं डोमिनेंस के, क्यों इतना ज्यादा उसका डोमिनेंस है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई वहां पे अभी भी अगर हम वर्ल्ड ओवर देखें तो चीपर लेबर है वहां पे अवेलेबल। और टाइम टू टाइम क्या हुआ, 1970 से आपका जो चाइना है वो मैन्युफैक्चरिंग पे वर्क कर रहा है। तो शुरुआत में जो हम बोलते थे कि भाई चाइनीज का माल है तो इसको हम बेसिकली रिलाय नहीं कर सकते हैं, अब उन्होंने क्या करा है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट करा है। 30-40 ईयर्स में चाइना ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो उसका सिर्फ स्केल ही इंक्रीज नहीं करा है, बट उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज करी है। और आज के टाइम में वर्ल्ड के लिए कौन क्रिएट करता है? चाइना क्रिएट करता है। तो वहां पे मासिव स्केल के ऊपर पे होता है, एंड यस स्टेट सपोर्ट भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है वहां पे। ओके, एक्सपोर्ट फैसिलिटेटिंग पॉलिसीज वहां पे रहती हैं जिसके अंदर में वो जो गवर्नमेंट होती है वो सपोर्ट करती है, आप एक्सपोर्ट करिए चाहे हमें यहां पे आपको सब्सिडाइज करके देना पड़े। उससे क्या होता है, आप कंपटीटर्स को पुश आउट कर देते हो। एक बार कंपटीटर्स आपके एंड हो गए तो यू कैन देन फाइनली डिसाइड योर ओन प्राइसेस आल्सो। ओके, और ग्लोबली क्या फायदा होता है भाई? लोअर इन्फ्लेशन पे मिलता है, क्योंकि कम प्राइसेस में प्रोडक्शन हो रहा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे हो रहा है, तो उनके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, तो वो मार्केट के अंदर में भी कम सेलिंग प्राइस पे उसको बेच सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि इससे जो लोकल इंडस्ट्रीज होती हैं किसी भी कंट्री की उनको हार्म होता है। ओके, लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे कि ये पर्टिकुलर जो प्लेबुक है ये इंडिया भी यूज कर सकता है, इंडिया भी सीख सकता है, बिकॉज हम भी यहां पे चीप लेबर और स्टेट सपोर्ट के थ्रू हम भी यहां पे प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। तो क्या ये ऐसी चीज है कि जो सिर्फ चाइना कर सकता है, इंडिया नहीं कर सकता? आई वुड एग्री अदरवाइज। वाई से आई वुड बेसिकली आर्ग्यू अदरवाइज। वाई एम सेइंग सो इज कि भाई अगर हम यहां पे देखें, हमने एक पीएलआई स्कीम लॉन्च करी थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, और ये हमने बहुत सारे सेक्टर्स में करी, जिसमें हमारा जो मोबाइल फोन्स का सेक्टर है इट इज डूइंग फिनोमिनली वेल इन द एक्सपोर्ट सेक्टर, और हम बहुत अच्छे से वहां पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम मार्केट में हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करा है हमने। तो अगर स्टेट सपोर्ट प्रॉपर मिले, प्रॉपर पॉलिसीज हो, और यहां पे हम हमारा चीप लेबर को थोड़ा सा ट्रेन करके स्किल देकर उनको अगर यहां पे इसमें इन्वॉल्व करें, तो हम बहुत इजीली इसके अंदर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ओके, अगर आपको एक कंटेक्स्ट दिया जाए कि भाई जो ग्लोबल ट्रेड टू जीडीपी यानी वर्ल्ड की जितनी जीडीपी है उसमें ट्रेड का कितना रोल है चाइना का, तो आप यहां देखोगे कि 1970 में जो ट्रेड टू जीडीपी रेशियो था चाइना का, इट वाज जस्ट 25%, बट 22 के अंदर में, 22 का डेटा ही है, इट इज मोर देन 60%। तो आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड की जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है ट्रेड का वो मोर देन 60% है। तो आप यहां देखिए कि चाइना जो है वो कितना ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल हो चुका है फॉर द वर्ल्ड मार्केट और द वर्ल्ड इकोनॉमी ऑल्सो, बिकॉज आप यहां देखिए कि कितना सारा जो प्रोडक्शन है इट इज टोटली नाउ डिपेंडेंट ऑन चाइना ओनली। ओके ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो यहां पे आपका पर्टिकुलर हेती एक कंट्री है, वहां का एक पर्टिकुलर एक म्यूजिक होता है, म्यूजिक है कॉम्पास करके उसका म्यूजिक है, जिसको यूनेस्को की एक लिस्ट होती है जिसको बोलते हैं हम इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। इस इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर में हेती का जो ये कॉम्पास करके पर्टिकुलर म्यूजिक होता है, इसका जो सॉन्ग्स होते हैं, इसको इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज माना है मैनकाइंड का, ह्यूमन काइंड का। अब ये इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या होता है, तो यहां पे समझिए कि आपका जो इनटेंजिबल का मतलब होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते, एक टेंजिबल होता है कि इनटेंजिबल होता है। तो ये जो पर्टिकुलर लिस्ट होती है उसमें हम हमारे कल्चर के उन एस्पेक्ट्स को इनकॉर्पोरेट कराते हैं, इंक्लूड कराते हैं जो
मैनकाइंड के लिए उसके इवोल्यूशन के अंदर में, उसके पर्टिकुलर डे टू डे लाइफ के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जैसे कोई बिल्डिंग है, उसको तो हम आपका कल्चरल हेरिटेज डिक्लेयर करते हैं, बट व्हाट अबाउट आवर फेस्टिवल्स, व्हाट अबाउट आवर आर्ट, व्हाट अबाउट आवर ट्रेडिशंस, या फिर हमारी नॉलेज, व्हाट अबाउट दिस, क्या ये हमारी कल्चरल हेरिटेज नहीं है? यस, ऑब्वियसली हम इनको टच नहीं कर सकते, दीज आर यूजली एक्सप्रेस्ड और फेल्ट बाय अ पर्टिकुलर पर्सन, बट क्या ये हमारे कल्चर हेरिटेज का पार्ट नहीं, क्या ये हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है? तो यूनेस्को एक लिस्ट बनाता है जिसके अंदर में वो जो इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है वर्ल्ड के, उनको इनकॉर्पोरेट करता है। तो इसमें जो ये कॉम्पास करके है हेती कंट्री का, जो अदरवाइज जहां पे बहुत ज्यादा डिजास्टर्स आते हैं, बट यहां पर भी फिर भी थोड़ा बहुत जो उन्हें जॉय मिलता है, वो कॉम्पास के थ्रू अपने जॉय को रिक्रिएट करते हैं। तो इसको क्या करा गया है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इनकॉर्पोरेट करा गया है इस बार की कॉन्फ्रेंस के अंदर में। तो आई थॉट कि ये पर्टिकुलर न्यूज आई है तो इसको हम डिटेल में कर लेते हैं, बिकॉज इंडिया के भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस जो हैं इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर में इनकॉर्पोरेटेड हैं। जैसे कि अभी आपकी न्यूज में आया है कि इंडिया का एक और फेस्टिवल जो है, और ऐसा नहीं है कि इंडिया के कोई फेस्टिवल इसमें नहीं है या इसके हमारे कल्चर के जो पर्टिकुलर डिफरेंट ट्रेडिशन है वो इसमें नहीं है, इंडिया के भी 16 ट्रेडिशंस या आर्ट जो है आपका, या आपका जो म्यूजिक है, आपकी जो नॉलेज है, वो इसके अंदर में इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है, और अभी हमने क्या करा है, दिसंबर 25 के अंदर में दिवाली या दीपावली जो हमारा फेस्टिवल ऑफ लाइट है, आई होप यू आर अवेयर कि हम नॉर्थ इंडिया में एटलीस्ट नरक चतुर्दशी के दिन पे क्यों दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं, तो उसको भी इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट के अंदर में ऐड करा है इसी साल में। तो हेती से कॉम्पास को ऐड करा गया है, इंडिया से दीपावली को यहां पे पर्टिकुलरली ऐड करा गया है। ओके, तो अभी ये पर्टिकुलर एडिशन हुआ है। तो अब इंडिया के टोटल कितने हो चुके हैं? इंडिया के टोटल हो चुके हैं 16 ऐसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो यूनेस्को की इस लिस्ट के अंदर में एडेड हैं। किस किस टाइप के पर्टिकुलर इसके अंदर में हेरिटेज को ऐड किया जाता है, कल्चर के थीम्स को ऐड किया जाता है? तो ओरल ट्रेडिशंस हो गए, हमारे एक्सप्रेशंस हो गए, जैसे इवन जो आपके पर्टिकुलर मंत्र का उच्चारण होता है, आपका जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ऑफ चैंटिंग है, उसको बेसिकली लद्दाख से इसके लिस्ट के अंदर में ऐड करा हुआ है। परफॉर्मिंग आर्ट्स लाइक रामलीला जो है वो आपका इसके अंदर में आ जाता है। सोशल प्रैक्टिसेस, रिचुअल एंड फेस्टिव इवेंट्स लाइक दिवाली जो अभी अभी हमने एडिशन करा है इसके अंदर में। नॉलेज कंसर्निंग नेचर एंड द यूनिवर्स, जैसे कि आपका पर्टिकुलर योग हो जाएगा, ओके, तो वो इसके अंदर में आ जाएगा। और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप के अंदर में आपके जो डिफरेंट आपके पर्टिकुलर कोई कारपेंट्री का कोई काम है या कोई वुडन वर्क है, वो सब आप इसके अंदर में ऐड करवा सकते हो। ओके, सो लाइक आई टोल्ड यू कि इंडिया ने भी करीब करीब 16th दीपावली जो है वो 16th इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज फ्रॉम इंडिया है। वर्ल्ड की लिस्ट में देखो तो अबाउट 700 टोटल हो चुके हैं, बट आपसे अगर कोई पूछेगा तो 16 कितने हैं इंडिया के, सारे नहीं पूछेगा, लेटेस्ट पूछ लेगा, फर्स्ट पूछ लेगा, और टोटल कितने ये पूछ लेगा। तो जस्ट फॉर योर एग्जाम्पल कि आपको एक आइडिया देने के लिए, जैसे कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, गरबा गुजरात, योग, वैदिक चैंटिंग, रामलीला अपार्ट फ्रॉम दीपावली इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर में एडेड है। ओके, तो ये एक और न्यूज हो जाएगी आपके, जो वन लाइनर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एलेट में पूछा जा सकता है, और इसके ऊपर पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट से जोड़ के पूरा का पूरा क्लैट का एक पैसेज भी कॉल किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम बोथ न्यूज़पेपर हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। तो इसमें जो टॉपिक्स आपको अच्छे लग रहे हैं, इसमें न्यूज जो अच्छी लग रही है, उनको आप किसी नोटबुक में नोट करिए, सो दैट आपका खुद के जो नोट्स हैं, जीके के नोट्स हैं, वो प्रिपेयर हो जाएं। ओके, इस मैसेज के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।